तो देखिए यहाँ पर समरी हम लिख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तक लिखवा दिया था। उस केस में एक्वस केओएच लेते हैं जो आपको क्या प्रिपेयर करके देता है, अल्कोहल। दूसरा रिएक्शन, इसमें दो मैकेनिज्म था, दोनों का डिफरेंस हमने लिखवा दिया था। दूसरा है रोज रिएक्शन, इसमें अगर हम बात करें तो अल्काइल हैलाइड, इसको पहचानने का तरीका ड्राई ईथर रहेगा और ये आपको क्या प्रिपेयर करके देगा, अल्केन। और तीसरा है एलिमिनेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आएगा और उससे भी इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन कौन सा आएगा, तो ऐसा क्वेश्चन ज्यादा आता है। तो इसमें चूंकि क्या हट रहा है जी, क्या हटता है, हाइड्रोजन और हैलोजन, इसीलिए इसको रिमूवल ऑफ HX के कारण इसको डीहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। और दूसरी बात, अल्कीन, यहाँ अल्कीन यानी डबल बॉन्ड बनेगा, एलिमिनेशन जब भी होता है बॉन्ड की संख्या बढ़ती है। बात आता है कि कौन सा डबल बॉन्ड बना, यहाँ दो कंडीशन होता है, इधर भी बन सकता था 1 नंबर पे भी 2 नंबर पे, हमने 2 बनाया। तो ये डिसाइड किससे करते हैं, सेट-जेफ रूल से। इस बात को नीचे लिख लो नोट करके कि मेजर एल्कीन या मोर स्टेबल एल्कीन डिसाइडेड बाय द सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल क्या बोलता है, सेट-जेफ रूल मोर सब्स्टिट्यूटेड, छोटा सा लाइन में लिख लो, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मोर स्टेबल, ये नहीं बोलता था जी। तो इसके आधार पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, आप इन सब रूल्स को याद रखिए, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और खास करके एलिमिनेशन रिएक्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है, इसका ध्यान रखिएगा। अगेन याद रखिएगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन में रिएजेंट कौन होता है, अल्कोहलिक KOH। ये प्रोडक्ट में क्या देता है, अल्कीन, और यही एक्वस हो गया तो प्रोडक्ट में अल्कोहल देगा और वहां सब्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। एलिमिनेशन में बॉन्ड की संख्या बढ़ती है, तो ये आप लिख लो। और इसके बाद आप क्या पढ़े हो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का डिफिनेशन कभी कभी लिखने आ जाता है 2 मार्क्स में, जो आप लोग लिख लेना, आपको पता ही है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कंडीशन क्या होता है, इस पे क्वेश्चन आएगा, पहचानने कौन सा कंपाउंड। तो कौन क्या कंडीशन होता है जी, एसिमेट्रिकल या कायरल कार्बन एटम होना चाहिए। इनके पास क्या होना चाहिए, कंटेन्स कायरल कार्बन एटम। ये कार्बन पे जब चारों ग्रुप जो से जुड़ते हैं वो चारों क्या हो, डिफरेंट, तो आपका वो कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और अगर चारों डिफरेंट नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाएगा। समझे, ये है कंडीशन और इस पे आएंगे ऑब्जेक्टिव, तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी तो 2 मार्क्स का कभी लिखने आ जाए तो लिख लेना। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछ लेता है जी, लिख लो क्वेश्चन, रेस्मराइजेशन। लिख लो, 2 नंबर का सवाल आ जाएगा, रेस्मराइजेशन क्या होता है, ठीक है। रेस्मराइजेशन क्या होता है बताइए जी, आगे आप क्या होता है रेस्मराइजेशन, तुम बैठो। हाँ जी, देखिए जल्दी से लिख लीजिए इसको। प्रिपरेशन 2-3 मेथड हमने पढ़ा था, एक था हैलोजनेशन ऑफ बेंजीन, उसमें FeCl3 लेंगे, डायरेक्ट हैलोजन जुड़ जाएगा, बेंजीन लेंगे। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है कि एक हाइड्रोजन को हटा के कोई ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ, यह है सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। अगेन क्लोरीन और हैलोजन क्या लेंगे, FeCl3। इस केस में याद रखिएगा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलता है, उसका रीजन भी बताया था, ड्यू टू रेजोनेंस। और कहाँ जाएगा, मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, पैरा, क्यों, क्योंकि ये मोर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है इसलिए मोर स्टेबल होता है, ठीक। नेक्स्ट है सैंडमेयर रिएक्शन। देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं, तो लिखना व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इज रिएक्ट विद CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl देन इट फॉर्म क्लोरोफॉर्म, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। याद रहेगा, 2 मार्क्स में आता है लिखना। और एक रहा गेटरमैन, वो याद होगा, कॉपर ले लेते हैं, वो लिखने की जरूरत नहीं, वो नहीं पूछता। चलिए आइए केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो बात कीजिए रिएक्टिविटी की। तो रिएक्टिविटी में अगर हम बात करें तो अब तो आपको याद हो ही गया होगा कि ये कहलाता है अल्काइल हैलाइड और ये क्या कहलाता है, एराइल हैलाइड। अब इन दोनों में हम पूछे ज्यादा रिएक्टिव कौन, तो ऑफ कोर्स दिख के लग रहा है ये ज्यादा स्टेबल होगा। हेलो अल्केन, हेलो एरिन में हेलो अल्केन इज मोर स्टेबल। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, इसका नाम भी लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये कौन है, अल्काइल हैलाइड। आई बाजू वाला कौन है, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, जिसको हेलो एरिन भी कहते हैं।
तो इन दोनों में अगर हम क्वेश्चन बदल दें यहाँ पे, यहाँ तुमसे हम पूछे स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा, तो बताओ एराइल हैलाइड की ज्यादा होगी स्टेबिलिटी, ड्यू टू रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण यहाँ पे हैलोजन और कार्बन के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है, इसलिए अब छोटा सा अपने से समझने के लिए ड्यू टू रेजोनेंस कर लो बगल में, एक के लाइन में सब लिखना, खूब लाइन मत बढ़ाना, ड्यू टू रेजोनेंस, ये रेजोनेंस के कारण होता है। और ये भी क्वेश्चन पूछेगा बाबू कि किसमें कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड लेंथ शॉर्टेस्ट होता है, तो किसमें शॉर्टेस्ट होता है, हेलो एरिन आ रहा है समझ में। तो ये कार्बन का बॉन्ड शॉर्टेस्ट होने के कारण यहाँ पे छोटा सा रीजन लिख सकते हो, ड्यू टू रेजोनेंस क्या होता है, शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट CX बॉन्ड, बस ऐसा लिख लो CX, अब समझ जाओ कार्बन और हाइड्रोजन में शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ बनता है, जिसके कारण उसका रेडियस छोटा हो जाता है। बॉन्ड लेंथ छोटा होने का मतलब पार्शियली डबल बॉन्ड वहां जनरेट होता है, इसलिए कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव है जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा डायरेक्ट पूछे जाते हैं, खास करके ये वाला रीजन शॉर्टेस्ट बॉन्ड वाला, तो आप इसको टिक कर लो, एग्जाम्स में आएंगे, ठीक है। उसके बाद पहला रिएक्शन तो सेम ही था जी, कौन सा रिएक्शन था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वही जैसा वो था वैसा ही है, तुम्हारा कुछ खास अंतर नहीं है, बस यही था कि क्लोरोबेंजीन ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगा, यहाँ पे कंडीशन आपको कैसा लगाना पड़ेगा, बहुत ही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के, स्टेबल है ना जी, तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा लगेगी, लेकिन बना के क्या देगा आपको, फिनॉल, एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो इस चैप्टर अगले चैप्टर में पढ़ने वाले, ठीक है। तो ये कहाँ आ जाए, ये फिर से रिपीट करेगा कब, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल में। फिनॉल का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ये रिएक्शन में लिखेंगे, बात करता मैं, तो ये इसीलिए कर रहा हूँ, 1-2 चैप्टर होने के बाद लगेगा कि सब चीज़ें ज़्यादातर रिपीट हो रही है, 50-60% रिपीटेशन लगेगा आपको, ठीक है। चलो दूसरा रिएक्शन, दूसरा नहीं याद है, यहीं से तो था जी, वर्ड से ही याद आ रहा है कि फिटिंग रिएक्शन आए, वो खाली फिटिंग रिएक्शन था नहीं, फिटिंग रिएक्शन छोटा छोटा सा लिख लो, और तीसरा कौन है, फिटिंग रिएक्शन। और दोनों रिएक्शन में आपको अंतर पता है, क्या पता है जी बताइए, इसमें जो बेंजीन होगा, दिख रहा है ना आप लोग को, ठीक, बेंजीन में एक क्लोरोबेंजीन है और सोडियम बीच में रख लो, और फिर से एल्काइल हैलाइड ले लो, तो कौन टूट के निकलेगा यहाँ पे, और यहाँ क्या बना के देगा जी, इस कंपाउंड का नाम पता है, टॉलिन। और दोनों तरफ अगर आपने एराइल हैलाइड रखा, तीसरा मैं लिख रहा हूँ, दोनों तरफ क्या रखा आपने, एराइल हैलाइड, यहाँ भी एराइल हैलाइड और यहाँ भी एराइल हैलाइड, तो बताइए ये क्या बना के देगा, डाई फिनाइल। याद रखिए इसमें रिएजेंट का नाम भी लिखते चलिएगा, रिएजेंट कौन यूज करेंगे इसमें, ड्राई ईथर, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, दोनों केस में ईथर रहेगा और ड्राई समझिए, ईथर ईथर बना के देगा हमको डाई फिनाइल, आप लोग बना लीजिए ऐसा बेंजीन रिंग, और इधर से भी बेंजीन रिंग, ये बन गया मेरा 2 फिनाइल डाई फिनाइल, ठीक है। और लास्ट रिएक्शन तुमको याद ही है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलो यहाँ तक, ठीक है, मैं इसको रिकॉल करा देता हूँ। देखो यहाँ पर कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं, रिंग को अपना लोन पेयर देते हैं, जिसके कारण नेगेटिव चार्ज हमेशा रोटेट करेगा ऑर्थो पैरा पे, तो कभी भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट। लेकिन एक जगह हमने बताया एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड या नाइट्रो ग्रुप में ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होने के कारण, तो इस कारण से यहाँ कौन सा चार्ज डेवलप होगा, प्लस चार्ज, हमेशा कहाँ रोटेट करेगा, या तो प्लस हो या माइनस, रोटेट तो हमेशा ऑर्थो पैरा में, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, ऑर्थो पे तो जा नहीं सकता, रिपल्सन मिलेगा, तो कहाँ जाएगा, मेटा पुश। तो ये बस आपको ये चैप्टर मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट देगा, कब, जब तुम्हारा एरोमेटिक हो। देखो एरोमेटिक रिएक्शन, रेजोनेंस तो एरोमेटिक में आ सकता है, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट, और ऑर्थो पैरा की बात करें तो सबसे मेजर प्रोडक्ट हमेशा कौन होता है, पैरा प्रोडक्ट। और इसमें हम 3-4 रिएक्शन किए थे, एक या दो मैं लिख देता हूँ। पहला कौन था जी, हेलोजनेशन, लिखते चलिए एक ही लाइन में, हेलोजनेशन रिएक्शन बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, आप
कोई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लीजिएगा, मान लिया क्लोरोबेंजीन लिए, क्लोरीन के साथ इसका रिएक्शन करा रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, FeCl3, इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा, हाँ एनहाइड्रस भी ले लेना। तो इलेक्ट्रोफाइल बताओ क्या बनेगा, Cl प्लस। तो बताइए ये कहाँ जाएगा, पैरा पोजीशन। जो तुम लोग बोले हो एनहाइड्रस AlCl3, बताओ एनहाइड्रस क्यों लेते हो, उसका भी रीजन होगा, बोलो क्यों लेते हो। बोलो, अभी तो बहुत जोर जोर से बोले हुए आंसर, ठीक है। तो रीजन बताओ, सिंपल सी बात है, ये कैसा बिहेवियर था, एसिड था, अगर वाटर रहेगा तो वाटर, एसिड और वाटर में खुद ही रिएक्शन हो जाएगा और ये अपने आप को न्यूट्रलाइज कर देगा, इससे Cl- नहीं लेगा। अरे बात समझ में, इसीलिए इसको ड्राई स्टेट में रखते हैं। वाटर रहेगा तो ये वाटर में एसिड रहेगा तो यहीं से मांग लेगा OH, लो जी OH-, समझे, जो कि Cl- से मांग रहा था। अरे समझ में, अपने आप को स्टोर, तो इसीलिए हम ड्राई कंडीशन होते हैं। बोलिए कोई दिक्कत। नाइट्रेशन याद है, दूसरा नाइट्रेशन में क्या करते हैं, बोलिए HNO3, हाँ बिल्कुल सही बात है। नाइट्रेशन में ये करते हैं हम लोग कि फिर से क्लोरोबेंजीन ही रखो, लेकिन इस बार HNO3, इसमें भी प्रोडक्ट जो बनेगा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, NO2 प्लस। नाम क्या होता है NO2 प्लस का, नाइट्रोनियम आयन, और कहाँ जुड़ेगा बोलिए, ये आपका पैरा पे आपका जुड़ेगा। एक और इसके बाद कौन पढ़े थे जी, बताइए आप, सल्फोनेशन छोड़ दो, आप बताइए इसके बाद, सल्फोनेशन के बाद बताओ बोलिए, हाँ जी आप बताइए, इधर से आप ही बताइए, सल्फोनेशन के बाद अगला नाम बोल तो रही है। चलो तो देख लीजिए, हेलोजनेशन किया, उसमें भी FeCl3 पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट, उसके बाद नाइट्रेशन किया, उसमें नाइट्रिक एसिड, अगेन पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट मिलेगा, नाइट्रोनियम NO2 जुड़ेगा। और इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में इसमें जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो होगा आपका CH3 प्लस, और वो भी कहाँ जुड़ेगा, पैरा पोजीशन पे। अगेन रिएजेंट कौन होगा, एनहाइड्रस AlCl3, और दो यूज CCl4 का फायर एक्सटिंग्विशर की तरह, और क्लोरोफॉर्म को डार्क बोतल में इसलिए रखते हैं ताकि ये रिएक्शन ना हो पाए, पॉइजनस गैस का फॉर्मेशन रुक जाए, ठीक है। यही था तुम्हारा हेलोएल्केन और हेलोएरिन का समरी। अब लिखो नेक्स्ट चैप्टर, अल्कोहल फिनोल ईथर। देखिए सिंपल सा रूल आपको पिछले क्लास में सिखाया था, बाकी आप हाइब्रिडेशन से भी निकाल सकते हो, बट उसकी आवश्यकता नहीं। आपको एल्कोहल जोड़ना है तो कार्बन में जोड़ोगे एल्कोहल, जाहिर सी बात है। और विनाइल होने के लिए यही कार्बन कितने बॉन्ड का होना चाहिए, कितने बॉन्ड का, डबल बॉन्डेड, बस डबल बॉन्डेड होना चाहिए, कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन से इसको बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस तो लास्ट में आप कर लेना, जितना हाइड्रोजन की आवश्यकता हो कर लीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत। अच्छा आइए एलाइल की बात करते हैं। अल्कोहल है और इसके बाद वाला कार्बन, ये कार्बन और इसके बाद वाला कार्बन अगर डबल बॉन्डेड हुआ तो ये क्या कहलाएगा, एलाइल। अब बाकी हाइड्रोजन आप बैलेंस कर लो, यहाँ कितने हाइड्रोजन लगेंगे, एक, और यहाँ भी, यहाँ दो, हो गया बैलेंस, कोई दिक्कत किसी को इसमें। और बेंजाइल में तो बड़ा आसान है जी, कुछ बच्चे ऐसा OH जोड़ दिए, ये तो फिनॉल है, ऊपर लिखा हुआ है फिनॉल है। बेंजाइल में क्या होता है, एक कार्बन ब्रांच, मतलब उसके माध्यम से जुड़ा OH, तो ये CH2 कर हाइड्रोजन बैलेंस। चलो बोलो यही ना बनाए थे, यही Cl कर दो तो हैलाइड कहलाएगा, तो पहचान लोगे कभी आया क्वेश्चन में तो कि कौन है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा वहाँ एक चीज और पढ़े थे, नंबर ऑफ हैलाइड्स, हेलोजन आइटम्स के आधार पर, यहाँ भी नंबर ऑफ OH है ना, नंबर ऑफ एल्कोहल के आधार पे कितने टाइप्स के होंगे, तो लिखो नंबर ऑफ हेलोजन आइटम्स, सॉरी एल्कोहल ना, एल्कोहल। अच्छा अगर एक अल्कोहल रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक, क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक कैसा, CH3OH, ये मोनोहाइड्रिक, क्योंकि अल्कोहल कितने हैं इसमें बताओ, एक। ये भी क्या कहलाएगा,
ये ऐसा भी बना सकते हैं इसको, ये भी क्या कहलाएगा, मोनोहाइड्रिक। और बना लो मोनोहाइड्रिक। और कैसा बन सकता है, ये ट्रिपल वाला बन सकता है, मतलब 3 इसमें मिथाइल ग्रुप जरूर। ये भी किसका एग्जाम्पल होगा, मोनोहाइड्रिक का। और क्या बना सकते हैं, डाईहाइड्रिक बना सकते हैं और ट्राईहाइड्रिक भी बना सकते हैं। दूसरा लिखिए डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, मतलब वो इसमें कितने होंगे हेलोजन, डाई नाम में ही छुपा हुआ, लिखने की भी जरूरत है कि 2 हेलोजन एटम साथ पड़ जाएंगे, तो 2 हेलोजन होंगे, तो सॉरी 2 एल्कोहल होंगे, है ना। अगर 2 एल्कोहल्स हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाईहाइड्रिक। अब बात आता है इसका IUPAC नाम लिखिए, तो इन सब का नाम लिखो, तुझे खुद से नेम लिखो, इसका भी। इसको ना कॉमन नेम क्या कहते हैं इसका कॉमन नेम होता है ग्लाइकोल। ये पूछता है जी एग्जाम में, बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा। कॉमन नेम कभी कभी एग्जाम में आता है, और जितना लिखा होगा वही पूछेगा, तो उसको ध्यान में बस रखिएगा, सब नहीं रटना है। तो इसका नाम है ग्लाइकोल, और ये पूछता है ग्लाइकोल में कितने हेलोजन सॉरी अल्कोहल कितने होंगे, 2 अल्कोहल्स होंगे, हमेशा याद रखिएगा। और इसके बाद ट्राई भी देखते हैं, तो पहले इतने का नाम लिखिए IUPAC में। अच्छा, इसका कॉमन नेम तो आपको पता ही होगा, इसको मिथाइल बोलते हैं, इसको अल्कोहल, तो मिथाइल अल्कोहल। अच्छा, इसका IUPAC नेम बताइए। एक कार्बन है ना, तो क्या बोलेंगे, मिथ, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे, ANE, और 1 ऑल। क्या हटाना है जी, तो इसको सिंपली मिथेनॉल, 1 को नहीं लिख सकते हैं, नहीं भी लिखा जाएगा तो चलेगा। इसको 1 2 3 बोलो, क्या बोलेंगे, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। E को हटा ही के लिखो, 2 ऑल। अब E को मत लिखो, ठीक है। आइए इसमें बात करते हैं, तो क्या लिखेंगे, 1 2 3। कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बना, 3 कार्बन का। साइड चेन कितने मिले, 1, वो कौन है, मिथाइल। तो आप क्या लिखिएगा, मिथाइल। मिथाइल कितने नंबर पे है, तो 2 मिथाइल, और 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रोप, और कितना, 2 ऑल। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, बोलो ठीक है। आइए इसकी बात करते हैं। 1 2 कितने कार्बन है, 2 कार्बन। कोई साइड चेन है क्या, नहीं ना, ये तो रूल जानते हो ना, पहले साइड चेन को लिखता है, साइड चेन नहीं है, फिर हम कार्बन की संख्या को लिखते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, तो 2 को क्या लिखते हैं, इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिखते हैं ना बाबू। और अल्कोहल के लिए क्या लगाएंगे, OL। आप बताइए, अल्कोहल से पूछो कि कहाँ कहाँ उपस्थित हो जी, तो ये बोलेगा 1 पे हमें, आइए 2 पे, तो क्या लगाएंगे, 2 बार कोई चीज आता है तो डाई लगाता है। E को हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। E के बाद तुरंत बात कौन आ रहा है, D, तो E को यहाँ पे रिमूव नहीं करते, ये बात ध्यान रखिएगा। इन सब में रिमूव किया क्योंकि E के बाद वो आ रहा था, लेकिन E के बाद D आएगा तो E को हटाने की आवश्यकता नहीं है, 5 लेटर में हटाते हैं। तो ये कुछ रूल्स थे जो कि नोमेनक्लेचर में फॉलो करते हैं। तो मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक के बाद तीसरा कौन होगा, ट्राईहाइड्रिक। ट्राईहाइड्रिक में कितने अल्कोहल होंगे, 3, नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, 3 अल्कोहल होंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH और CH2 OH। ठीक है, ये है आपका 4, कोई दिक्कत इसमें। और ये ट्राई अल्कोहल है, इसको बोलते हैं जानते हैं क्या, ग्लिसरीन। ग्लिसरीन सुने हो आप लोग, ग्लिसरीन कहाँ यूज होता है, कहाँ, फेस में, ठीक है। क्रैक्स वगैरह जो आते हैं, सही बोल रहे हो आप लोग, उसके यूज, उसको फिल करने के लिए ये यूज करते हैं, तो सही बात है, क्रीम वगैरह में यूज करते हैं ग्लिसरीन, ठीक है। तो याद रखिए, ग्लिसरीन में कितने अल्कोहल होंगे, 3, ग्लाइकोल में 2। ग्लाइकोल का भी यूज आपको बताया था, कौन सा चैप्टर में, सॉल्यूशन में, याद आ रहा है, एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन, जहाँ के टेम्परेचर निगेटिव में चला जाए। तो एक तो सॉल्ट मिलाते थे, और एक क्या मिलाते थे, इथिलीन ग्लाइकोल। यही सब्सटेंस मिलाया जाता है वाटर में, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके नीट में कि इथिलीन ग्लाइकोल मिक्स किया जाता है रेडिएटर ऑफ इंजन, मतलब जो गाड़ियां होती हैं उसके रेडिएटर में इथिलीन ग्लाइकोल मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं,
तो उसका बताएंगे टू मेक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन, और उसका टेम्परेचर इतना कम हो जाता है मिलाने से, इतने टेम्परेचर पे वो फ्रीज होगा। तो आप बताओ -15, 20, 30 रहेगा, कोई दिक्कत होगा गाड़ी को? नहीं, इसलिए। और वो इंजन ठंडा भी रहेगा आराम से। तो ये करते हैं। याद आ रहा है इथिलीन ग्लाइकोल? ये कहाँ पढ़े थे? टॉपिक का नाम याद है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में तीसरा प्रॉपर्टी, बोलो क्या नाम है उसका? बता तो दिया, टेम्परेचर घटेगा। कौन सा टेम्परेचर? फ्रीजिंग पॉइंट। तो क्या बोलेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आएगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता था? बढ़ता था, तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग। याद आ रहा है धुंधला धुंधला? ठीक। तो चलो ये बताओ, ट्राई हाइड्रिक एल्कोहल। बाकी बढ़िया से याद करने के लिए आप लोग समरी कॉपी कभी भी पलट सकते हो, 5-10 मिनट में हो जाता है, वह 5-10 मिनट निकाल लेना। आप बताइए इसका नाम क्या आएगा? नाम 1 2 3, हाँ बोलिए। प्रोप एन, हाँ ऑल तो लिखी लो। और कहाँ कहाँ है जी? 1 2 3, और 3 बार आएगा कोई चीज तो क्या लिखेंगे? ट्राई ऑल। क्या ई को हटाना है? ई के बाद टी आ रहा, नहीं हटेगा, 5 लेटर में हटाते हैं, AIOU बाई। ठीक है, ये 5 लेटर में हटाते हैं, 4 उसमें वॉवेल है और 1 बाई होता है, ये। तो खैर नोमेनक्लेचर भी साथ साथ चल रहा है, और क्या क्लासिफिकेशन भी आपको दिख गया ना यहाँ पे? कोई दिक्कत किसी को? इतना ही है क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं? आइसोमेरिज्म। तो लिखिए आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बात करते हैं। चेन आइसोमेरिज्म, जहां लेंथ ऑफ कार्बन चेन इज डिफरेंट। लिखिए, लेंथ ऑफ कार्बन चेन इज डिफरेंट। कार्बन चेन का लेंथ क्या होगा? डिफरेंट होगा। देखिए डिफरेंट है ना, यहाँ 4 कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला यही होगा, फॉर्मूला सेम है। ठीक है, तो ये सब है। कोई रीजन, कोई दिक्कत नहीं ना? आगे आइए। दूसरा, चेन के बाद क्या पढ़े थे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा? बोलिए। पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट, या साइड चेन या डबल बॉन्ड, जो भी है, पोजीशन डिफरेंट होगा। तो लिखो, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मतलब जो भी है, ये अल्कोहल है, यहाँ तो अल्कोहल है, फंक्शनल ग्रुप इज डिफरेंट। अगर डिफरेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे पोजीशनल आइसोमेरिज्म। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर ये बात समझ गए हो तो जरा इसका बनाओ तो कितना पोजीशन आइसोमेरिज्म बनेगा? C5H11OH, C5H11OH के कितने, कौन सा आइसोमेरिज्म पूछ रहा हूँ? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ड्रॉ करके बताइए जल्दी से कितना बनेंगे। 4 कैसे बना दीजिए? 3 देखिए, सिंपल सी बात है, 5 कार्बन बन रहे हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें अल्कोहल जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पे क्या जोड़ देंगे? अल्कोहल। ये कार्बन है, इसमें क्या जोड़े? अल्कोहल। उसके बाद फिर से 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे OH जोड़ दो। ठीक है, और फिर से कितने कार्बन? 5 कार्बन, और यहाँ अल्कोहल। यही 3 पोजीशन होगा, क्योंकि 1 नंबर पे अल्कोहल रहेगा तो उसको क्या बोलोगे? पेंटेन 1 ऑल। इसको क्या बोलोगे? 1 2 नंबर पे है तो फिर से क्या बोलोगे? पेंटेन 2 ऑल। हाँ, 2 ऑल। और ये वाला क्या है? A1 2 3 4 5, मतलब पेंटेन 3 ऑल। तो कितने बने? 3। किसको लग रहा है पेंटेन 4 ऑल भी बनेगा? यहाँ जब ले जाइए ना बाबू तो गिनती इधर से होगा, 1 2, तो 2 ही ऑल बनेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आया? ठीक, तो इसके 3 बनेंगे। और कौन बना सकते हो? बेंजीन रिंग में भी बना सकते हो। देखो, जैसे ये है बेंजीन रिंग में OH, वहां पे भी बनाए थे ना हेलाइड में। तो इसके कितने बनेंगे? जल्दी से बनाइए। कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, याद है? और इसको लेना जाओ, पोजीशन 1 को फिक्स रखो और दूसरा को घुमाते रहो, यहाँ ले जाओ मेटा पे, और तीसरा कहाँ ले जाएंगे? ऑर्थो पे ले जा सकते हैं। तो ये कितने पोजीशन हो गए? 3। आप इसको O है ना, इसको बोल सकते हो, इसको क्या बोलोगे? खैर नाम तो हम अभी लिखवाते हैं, लेकिन ये आपको
इतना तो समझ में आ गया कि ये पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है कि फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है 1 2 3 ये पोजीशन अलग अलग होगा। पोजीशन क्या होगा? अलग अलग होगा, तो उसी को बोलेंगे पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे बताओ? 1 2, तो ये कौन है? बेंजीन है ना जी, तो लिखेंगे बेंजीन 1 2 डाइऑल। मतलब अल्कोहल किस किस नंबर पे है? 1 और 2 पे। और इसमें बताओ 1 2 3 क्या लिखेंगे इसका नाम? बोलो। बेंजीन 1 3 ट्राइऑल। बोलो इसमें कोई दिक्कत? अच्छा इसमें जल्दी से बताओ 1 2 3 4 यानी बेंजीन 1 4 डाइऑल। ठीक है क्या? ट्राई लिख दिया, सॉरी, डाइऑल। और यहाँ पे भी आ जाएगा डाइऑल। ठीक है, ये है। तो इसके कितने पोजीशन आइसोमेर बनेंगे? 3। वहां भी बनाया था हैलाइड और दोनों क्लोरीन लगा दिए थे, इसलिए थोड़ा सा घुमा रहे थे और क्या। तो ये हो गया पोजिशनल आइसोमेर। पोजिशनल के बाद कौन आता है? फंक्शनल। लिखिएगा, और फंक्शनल आइसोमेर आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। सुनिए, अल्कोहल और इसी चैप्टर में कौन आता है? ईथर। अल्कोहल और ईथर आर फंक्शनल आइसोमेर टू ईच अदर। ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। यहाँ पे अंतर क्या है? यहाँ आपको दिख रहा होगा, पोजीशन में अंतर होगा। किसमें? पोजीशन में। इस बार फंक्शनल ग्रुप में अंतर होगा, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंट होगा। तो लिखिए फंक्शनल आइसोमेर में क्या लिखोगे? फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप्स आर डिफरेंट। इस बार फंक्शनल आइसोमेर में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। और भाई 2 फंक्शनल ग्रुप आएंगे तो याद रखो, अल्कोहल और ईथर आपस में क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमेर। इस बात को लिखिए, अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल एंड ईथर आर, अल्कोहल एंड ईथर, अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म टू ईच अदर, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। जैसे देखो, एक छोटा सा हम फॉर्मूला ले लेते हैं। हम ले लेते हैं एक एग्जांपल, C3H7OH। ये दिखा आपको एग्जाम में, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे दे दे, C3H8O। अब बोला कि इसका फंक्शनल आइसोमेरिज्म ड्रॉ कीजिए। कर सकते हैं ड्रॉ? और भाई ये कोई H इधर कर देते, अल्कोहल हो गया और क्या। तो इसका 2 फंक्शनल आइसोमेरिज्म बनाइए खुद से, एक अल्कोहल बनाइए और एक ईथर बनाइए। तो बनाइए, तो अल्कोहल बनाएंगे तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2OH। कितने हाइड्रोजन हुए? 3 4 7 और 1 8। और कार्बन कितने हुए? 3। ये अल्कोहल बन गया। कोई दिक्कत किसी को? ईथर जानते हो बनाना कैसे? ईथर अभी आप पढ़े हो। ऑक्सीजन और दोनों साइड क्या हो? कार्बन जुड़े, दोनों साइड कार्बन। मेरे पास टोटल कार्बन कितने हैं? टोटल कार्बन कितने हैं? 3। तो आप एक किसी तरफ जोड़ दो, एक इधर ही जोड़ दो। तो ये CH3 CH2 CH3 जोड़िए, तो दोनों का फॉर्मूला यही आ रहा है, C3H8 और O। और यहाँ भी C3H8O, सेम फॉर्मूला आ रहा है, या ये वाला भी फॉर्म लिख सकते हैं। यानी कि अल्कोहल और ईथर आपस में कैसे आइसोमेरिज्म होते हैं? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये तुम्हारा जेईई मेन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2023 में पूछा था, है ना, कि कैसे आइसोमेरिज्म। तो ये भाई होते हैं कैसे आइसोमेरिज्म? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। लिखिए इसको। हाँ, तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म हमने डिस्कस कर लिया कि फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होंगे। यहाँ पे देखिए, इसमें अल्कोहल है और यहाँ ईथर है, तो दोनों फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हैं, इसलिए फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाएंगे। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, लास्ट मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होगा? डाइवैलेंट केवल ये शो करते हैं। डाइवैलेंट मतलब जिनका वैलेंसी 2 हो, यानी 2 बॉन्ड बनाए दोनों साइड। जनरली अल्कोहल तो एक ही साइड में बॉन्ड बनाता है जी,
एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड भी सब एक ही साइड बनाता है। ये सब कैसे है? मोनोवैलेंट। इसको क्या बोलता है? मोनोवैलेंट, सिंगल वाले। ये सब है तुम्हारे डाइवैलेंट। तो आइए, आप जानते हो ईथर बनाएगा, ये फॉर्मूला दिया है, इसका ईथर बनाना है। तो देखिए ईथर आपको मेटामेरिज्म के तौर पे, तो मेटामेरिज्म में क्या होता है कि देखिए दोनों तरफ आपने 2 कार्बन लगा दिया, 2 कार्बन लगा दिया, और इस तरफ भी आपने कार्बन लगाया, लेकिन दोनों साइड जो कार्बन की संख्या देंगे ना एल्काइल ग्रुप का, वो डिफरेंट देंगे। मतलब इधर मैंने 2 लगाए, और इधर क्या करूंगा, इधर 1 लगाऊंगा और इधर 3। तो क्या ये स्ट्रक्चर अलग आया कि नहीं? बोलिए, स्ट्रक्चर अलग आया ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिएगा तो क्या पाइएगा, बताइए। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए तो ये है तुम्हारा CH2, क्या CH2 CH3, काउंट कीजिए तो 4 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यहाँ भी काउंट करो, कार्बन तो देख ही रहे 4, हाइड्रोजन कितने हैं? 10 है और 1 इथर है। तो इन दोनों में अंतर क्या देख रहे हो? दोनों साइड जो एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा ना, दोनों साइड जो एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा वो डिफरेंट होगा। देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पर 3 है, तो ऐसे वाले आइसोमेरिज्म को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मेटामेरिज्म। तो भाई दोनों तरफ उसका क्या होगा? बॉन्ड होगा तब ना बनाएगा, इसीलिए लोग कौन बनाते हैं? डाइवैलेंट। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। तो जेईई मेन में जो क्वेश्चन आया था वो पहचानने के लिए आया था कि कौन सा फॉर्मूला आपका क्या देगा? मेटामेरिज्म देगा। तो कैसे पहचानोगे? तो इतना तुमको पता है, ईथर देता है, या फिर आप फंक्शनल आइसोमेरिज्म पे कैसे पहचानोगे? वो क्वेश्चन ऐसा नहीं दिया था बना के, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म कौन देता है? अल्कोहल देता है। यानी ईथर अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो लिखिए, नोट करके, ये इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव में ये बहुत पूछता है। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल एंड ईथर दोनों सेम ही होगा। तो लिखिए जनरल फॉर्मूला, इसी से पहचान लीजिएगा। जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला बताइए क्या होगा? यहां तो दिख ही रहा है, CnH क्या हो गया? दुगने से 2 ज्यादा है, तो दुगने से 2 ज्यादा, और O। अब OH लिखने की नहीं जरूरत है, देखो ना, यहाँ 3 रखोगे तो 3 और 3 दूनी 6 और 2 8 और O। इसको तुम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, और करके लिख लो, इसको कोई बच्चा ऐसे भी लिख सकता है। लेकिन हालांकि जो एग्जाम में देगा ना वो ये वाला देता है, जानबूझ के कंफ्यूज करता है। आप OH अपना सोचो कि यहाँ से एक H हटाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। अगर समझ में, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछता है। जैसे एग्जाम में 3-4 को ऐसा खूब सारा फार्मूला दे देगा, C4H7O, C3H8O। अब पूछेगा कि ये बताओ जी ABC है, इनमें से कौन फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे? तो आपको अल्कोहल का जनरल फार्मूला पता होना चाहिए तब ना, कौन शो करेगा इसमें? तो पता है ये करेगा। इस तरह से ऑप्शन दे देगा, C3 दे देगा, H9O करके कुछ भी दे देगा इस तरह से। तो आपको राइट स्ट्रक्चर पता होने के लिए इसका क्या पता होना चाहिए? जनरल फार्मूला। उसी तरह जनरल फार्मूला आपको किसका पता होना चाहिए? ईथर का। तो ईथर का जरा जनरल फार्मूला खुद से कैलकुलेट करो ना आप लोग, आसान है। देखिए तो C4IH कितना होना चाहिए? दुगने से 2 ज्यादा है बाबू, यानी आप समझे कि अल्कोहल और ईथर का सेम ही होता है। अल्कोहल और ईथर का जनरल फार्मूला सेम होता है। देखिए ना, C4 दुगने से 2 ज्यादा और आ रहा है, अल्कोहल और ईथर का सेम। एल्डिहाइड का थोड़ा सा कोई डाउट किसी को? नहीं ना, समझ में आ गया? तो ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, इसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए आज हम लोग क्या क्या पढ़े। आज हम लोग पढ़े क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, जिसमें हमने क्या क्या क्लासिफिकेशन पढ़ा, जो आप खुद बनाए थे। आप लोग क्या क्या बनाए थे? विनाइल, एलाइल अल्कोहल और बेंजाइल। याद रखिए, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आपको याद रहेगा। डाईहाइड्रिक बताइए, डाईहाइड्रिक वाले अल्कोहल का एक नाम था, क्या नाम था जी? ग्लाइकोल या इथिलीन ग्लाइकोल। इसका यूज किस लिए करते हैं? एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाने में। कहाँ? गाड़ियों के रेडिएटर में, ताकि पानी जमे नहीं, ठीक है। और
आपको याद होगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में उसका नाम क्या है, जिसको पीना नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसके बाद क्या है, क्या है इसके बाद, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो उसमें चेन तो समझ ही रहे हो, चेन अंतर होगा, पोजीशन में क्या अंतर होगा, पोजीशन, किसका पोजीशन, अल्कोहल का। और तीसरा फंक्शनल, फंक्शनल आइसोमेरिज्म किसके साथ होगा, अल्कोहल ईथर के साथ। और मेटामेरिज्म किसके साथ होगा, ये हमेशा डाइवैलेंट शो करेंगे। पहला बात क्या होगा, डाइवैलेंट, जिसका दोनों साइड ब्रांच हो, मतलब दोनों साइड ये डाइवैलेंट, दोनों साइड बॉन्ड बनाए। और ये दोनों साइड एल्काइल ग्रुप जो जुड़ेंगे वो डिफरेंट हो, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे, ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा, मेटामेरिज। और सुनिए, एल्कोहल और ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CN, सेम होता है लेकिन याद करो, CnH2n + 1 OH भी बोल सकते हो, या CnH2n + 2 O। ये वाला ज्यादा चलता है जी, एग्जाम में यही पूछेगा ज्यादा, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे हुए इसलिए बताया, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब आप लोग होमवर्क लिखिए, NCERT बुक से सारा नोमेनक्लेचर बना के लाइएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ेंगे। लाइए क्वेश्चन दे देते हैं आपको होमवर्क।